नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वाराणसी से बड़ी खबर है। ज्ञानवापी प्रकरण में याचिकाकर्ता हरिहर पांडे का निधन हो गया है। मार्च से चल रहे थे बीमार स्वयंभू आइडल भगवान आदि विश्वेश्वर के वादी थे हरिहर पांडे। तो ज्ञानवापी प्रकरण में याचिकाकर्ता हरिहर पांडे का निधन हो चुका है। दुखद खबर वाराणसी से निकल के सामने आ रही है। बता दें कि मार्च से बीमार चल रहे थे स्वयंभू आइडल भगवान आदि विश्वेश्वर केस के वादी थी हरिहर पांडे। वादी थे हरिहर पांडे और बता दें मार्च से ही बीमार चल रहे थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे और ऐसे में उनका निधन हो चुका है। तो वाराणसी से ये दुखद जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ज्ञानवापी प्रकरण में याचिकाकर्ता हरिहर पांडे का निधन हो चुका है। मार्च से बीमार चल रहे थे। स्वयंभू आइडल भगवान आदि विश्वेश्वर केस के वादी थे हरिहर पांडे। विकास चौबे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, कब हुआ निधन और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कल देर शाम को निधन हुआ है पांडे जी का, जो कि अधिवक्ता थे, मुख्य अधिवक्ता थे ज्ञानवापी मामले में। और वो मुकदमा देख रहे थे, ज्ञानवापी मामले से जुड़ा हुआ एक मुकदमा था जिसमें वो मुख्य पैरोकार थे और लगातार उस मामले को लेकर वो कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। और आपको बता दें कि मुकदमा संख्या जो है 610/1991 है, जो कि स्वयंभू आइडल भगवान की जो विशेषों में याचिका करता थी, उसका मुकदमा वो लड़ रहे थे। और ज्ञानवापी प्रकरण मामले में जो मुख्य पक्षकार थे वो भी माने जाने वाले थे, जिनका निधन शाम को हुआ। बताया जा रहा है कि ये काफी दिनों से बीमार थे और बीमारी के चलते इनका इलाज जो है वाराणसी के एक निजी अस्पताल में चल रहा था, जिसके बाद इनका निधन हो गया। और उसके बाद अब बात ये सामने आ रही है कि आज देर शाम तक इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। जी, इसके बाद इस केस का क्या होगा विकास? कौन आगे बढ़ाएगा और कैसे चलेगा? देखिए, बात की जाए तो ज्ञानवापी मामले में जो है कई तरह के पक्षकार है, कई तरह के पैरोकार है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इस केस को जो पक्ष लड़ रहे थे हरिहर पांडे जी, इस पक्ष को अन्य अधिवक्ता जो है अपने कवर में ले सकते हैं। चाहे इस पे जो है कोर्ट स्वतः संज्ञान लेके पूरे मामले को कोर्ट अपनी तरफ से सुन सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका है, बड़ी क्षति है, क्योंकि हरिहर पांडे जिस मुकदमे को लड़ रहे थे वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। उस मांग को लेकर जो कि स्वयंभू जो आदि विश्वेश्वर भगवान की याचिका थी, जो चारों वादी महिलाओं द्वारा लड़ा जा रहा था, उसको लेकर वो मुकदमा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, जिसके मुख्य पैरोकार जो हरिहर पांडे थे, जिनकी जो है जिनका निधन हो गया। और ये काफी ज्यादा दुखद है हिंदू पक्ष के लिए। और कहीं ना कहीं अब आगे देखने वाली बात होगी कि मुकदमा कौन लेता है, लेकिन निश्चित तौर पर ही जो मुकदमा लड़ रहे थे वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था और उसकी सुनवाई भी जो है आने वाले दिनों में होने वाली है। जी, जानकारी आ रही है कि मार्च से यानी कि लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे हरिहर पांडे। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हृदय संबंधी और किडनी संबंधी रोग से जिसकी तरफ से ये बीमार चल रहे थे। और ऐसा भी कहा जा रहा था कि किडनी फेलियर की वजह से कहीं ना कहीं इनकी जो है इनका निधन हुआ है, दुखद निधन हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो निधन हुआ है, इससे एक बड़ी क्षति है हिंदू पक्ष के लोगों के लिए। और ज्ञानवापी जो मामला है, इससे कहीं ना कहीं जो मुकदमा लड़ रहे थे उसमें भी एक खालीपन आएगा। और जो अधिवक्ता होंगे वो आगे डिसाइड करेंगे कि आगे ये केस जो है कौन लेगा और कैसे पूरे मामले को आगे लेकर जाया जाएगा, क्या ब्लूप्रिंट होगा। लेकिन जो मजबूत पक्ष था वो यही था। और इनकी मृत्यु जो है हरिहर पांडे जी की जो निधन है वो अभी शाम को, कल देर शाम को हुआ है। बीमारी से जूझ रहे थे, इसके बाद निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया और परिवार में एक तरह से शोक की लहर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने इनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजित किया है। और श्रद्धांजलि सभा में जाकर वो सभी इनको श्रद्धांजलि देंगे तथा ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जी, ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ज्ञानवापी प्रकरण में याचिकाकर्ता हरिहर पांडे का निधन हो चुका है। मार्च से बीमार चल रहे थे। और बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की बड़ी बैठक लखनऊ में थोड़ी देर में शुरू होगी। ये बैठक मायावती ने सभी पदाधिकारियों को बुलाया है। लोकसभा सीटों पर प्रभारी तय कर चुकी है बीएसपी। बैठक में प्रभारियों के नामों पर होगा अंतिम फैसला। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ ये लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीएसपी बैठक करने वाली है। थोड़ी देर में ये बैठक होने जा रही है। तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया है और लखनऊ में थोड़ी देर में शुरू होगी ये बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में प्रभारियों के नामों पर अंतिम फैसला हो सकता है। बता दें कि बीएसपी ने यह बैठक बुलाई है लोकसभा चुनाव को लेकर और ऐसे में बीएसपी ने कहा है कि अकेले चुनाव वो लड़ेगी
और एक तरफ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि एनडीए में भी शामिल हो सकती है। जिस तरीके से एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं बीएसपी की तरफ से, ये कयास उस पर मुहर लगाते हुए नजर आ रही हैं। तो बीएसपी की अब से कुछ ही देर में बैठक होने जा रही है। तमाम पदाधिकारियों को बीएसपी ने बुलाया है और ऐसे में बता दें कि प्रभारियों के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है इस बैठक में। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी देखा था दानिश अली को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था पार्टी विरोधी गतिविधि का इल्जाम लगाकर, और ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं क्या बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी लोकसभा में या फिर एनडीए या इंडिया में शामिल होगी। हालांकि मायावती की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है ना वो एनडीए में शामिल होगी ना वो इंडिया में शामिल होगी, और ऐसे में ये बैठक काफी कुछ कह रही है। बीएसपी की बड़ी बैठक अब से कुछ ही देर में लखनऊ में होने जा रही है। प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड, ज्यादा जानकारी के लिए। प्रियम, ये बैठक कब होने जा रही है, कौन कौन शामिल होगा? देखिए 2024 को ध्यान में रखते हुए ये बैठक है गई है, और कहीं ना कहीं बीएसपी चाहेगी कि ये लोकसभा तैयारियों को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रचार अभियान को धार देनी है, किस तरीके से पदाधिकारी को नीति बनानी है, और वो अपने पदाधिकारियों को जो है वो निर्देशित करेंगी। छोटी छोटी बैठकें करनी है, चुनाव प्रचार अभियान कैसे घर घर तक पहुंचाना है, जो विशेष एक कोर वोटर जो मायावती का बोला जाता है, बीएसपी का बोला जाता है, उसको कैसे साधना है, क्या कुछ चीजें रहेंगी, इन सभी को लेकर आज बैठक के अंदर दिशा निर्देश जो है वो दिए जाएंगे। तो पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बैठक में चुनाव प्रचार अभियान की भी रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरीके से पार्टी प्रचार प्रसार करेगी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। करीब 70 सीटों पर लोकसभा प्रभारी भी तय कर चुकी है, और ज्यादातर के जो नाम है उनका भी घोषणा की जो है अभी नहीं हुई है। तो उन नामों को लेकर भी अंतिम फैसला जो है वो कैसे लिया जा सकता है, और उसके बाद में इन नामों की जो है वो घोषणा की जाएगी। छोटी छोटी बैठकें, सभाएं और जो नामों का ऐलान है वो किया जाए, क्षेत्र के अंदर माहौल बनाया जाए, पार्टी की जो रणनीति रही है और सरकार रही है, जितने भी आते हैं तो किस तरीके से क्षेत्र के अंदर कौन कौन से कार्य रहे हैं, उन सबको जनता तक पहुंचाने की रणनीति आज इस बैठक में जो है बुलाई जाएगी। पार्टी संगठन के साथ मिलकर कैसे चुनाव लड़ेंगे प्रभारी, इस पर भी जो है रणनीति बनाई जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि आज की जो बैठक अहम होने वाली है, पर जो 2024 लोकसभा चुनाव है उसको लेकर अहम रणनीति बनेगी। कौन से वो मुद्दे हों, किस टिकट के जो चेहरे हैं उन क्षेत्रों के हिसाब से कौन सा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है पार्टी का, इन सभी चीजों को लेकर आज मायावती जो है इस बैठक के दौरान जो है अपनी वो रणनीति बनाती हुई नजर आएंगी। प्रियम, हालांकि इससे पहले मायावती ने साफ कर दिया ना वो इंडिया में शामिल होगी ना एनडीए में शामिल होगी, लेकिन जिस तरीके से एक्शन मायावती की तरफ से लिया जा रहा है, कल भी जिस तरीके से दानिश अली को निलंबित कर दिया गया था और बीजेपी के खिलाफ कोई भी रुख वो अपना नहीं रही है, खुलकर बोल नहीं रही है, तो क्या ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए में शामिल हो सकती है मायावती, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी लोकसभा? देखिए एनडीए में शामिल इंडिया शामिल में होने के लिए 24 का जो चुनाव है वो अकेले लड़ेगी, किसी भी दल के साथ में उसका गठबंधन नहीं होगा। जितनी भी सीटों पे चुनाव हो गए बीएसपी अपने खुद के प्रत्याशी उतारेगी और खुद उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो इस बात के कयास लगाए जाना कि उसमें गठबंधन में शामिल होगी, तो ये शायद थोड़ा काफी मुश्किल होने वाला है। हालांकि जरूर कांग्रेस से कुछ नजदीकियां बढ़ती हुई जरूर नजर आई हैं, लेकिन शायद उनको धरातल पर उतरना या फिर उस तरीके से गठबंधन होना अभी काफी बड़ा एक चैलेंज के तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी रहेगा। हालांकि विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि बीएसपी साथ में आए, चाहे वो सपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो चाहती हैं कि इंडिया गठबंधन जो हुआ है INDIA उसमें वो शामिल हो, लेकिन मायावती अपना रुख पहले स्पष्ट कर चुकी हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं अन्य राज्यों के, क्या उनसे कुछ प्रभावित होकर क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कई बार स्टेटमेंट्स आने के बाद भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने रुख को बदलती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीद है अभी भी, हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर एक बड़ा पेच जरूर फंसा हुआ है, और इंडिया गठबंधन जो है तो चाहे सपा के साथ में हो या फिर अन्य दलों के साथ में हो,
उनमें भी अभी तस्वीर जो है वो साफ नहीं हो पाई है कि कितनी सीटों पे किस पार्टी को चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटें कौन सी पार्टी दूसरी पार्टी को देगी। इन सभी चीजों पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी जो है वो कयास ही लगाए जा रहे हैं, उसको धरातल पर नहीं उतारा जा सका है। तो ये अभी से कह पाना कि क्या मायावती INDI गठबंधन में शामिल होंगी या नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और 2024 को लेकर बीजेपी तैयारी चल रही है बीजेपी खेमे में, लेकिन इंडिया गठबंधन की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। सपा के सहयोगी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने अखिलेश को बड़ी सलाह दी है, जिसके साथ ही कांग्रेस को 1 महीने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। 1 महीने में सीटों का बंटवारा करे, वरना हार का सामना करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। हाथ जोड़ लेना चाहिए, नमस्ते कर लेना चाहिए और अलग होकर अपनी तैयारी अकेले दम पर करना चाहिए, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल केवल समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में हारने जीतने का नुकसान समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस वैसे भी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती। तो सुना आपने, ये हैं केशव देव मौर्य। मौर्य जी सपा के सहयोगी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सलाह दे रहे हैं कि 24 से पहले कांग्रेस से दूरी बना लें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, यानी राजनीतिक नुकसान तय है। बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सपा के सहयोगी दल महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य इन दिनों खूब अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं और अखिलेश यादव को समझाने में जुटे हैं कि वो या तो महीने भर के अंदर सारी स्थिति को साफ कर लें या फिर इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएं, नहीं तो 2024 में उत्तर प्रदेश में टाई फिस पक्का है। इंडिया गठबंधन हाथ जोड़ लेना चाहिए, नमस्ते कर लेना चाहिए और अलग होकर अपनी तैयारी अकेले दम पर करना चाहिए, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल केवल समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में हारने जीतने का नुकसान समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस वैसे भी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है। तो ऐसे में मैंने इसलिए ये लिखा एक्स पर कि जिससे ये विवाद खत्म हो और समाजवादी पार्टी भाजपा का मुकाबला करे और भाजपा को 40-50 सीटों पर हराए। 125 सीट समाजवादी पार्टी जीत चुकी है विधानसभा चुनाव में। अगर उसे लोकसभा के हिसाब से जोड़ें तो 25 लोकसभा होती है, तो 25 लोकसभा जो जीत चुका है, जबकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे उस समय, और इस समय चौकन्ने हैं। तो चौकन्ने अखिलेश यादव जी छोटे दलों के साथ अच्छी रणनीति बना के 40-50 सीट आराम से जीत सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं। दरअसल केशव देव मौर्य का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन का अगला कदम क्या होगा, इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पा रही है। गठबंधन के लिए ना तो अब तक संयोजक का नाम तय हो पाया है और ना ही सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बात पक्की हुई है। यही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और TMC की नेता ममता बनर्जी भी इसे लेकर सवाल उठा चुकी हैं। गठबंधन की मुश्किलें यहीं कम नहीं होती हैं, इनके सदस्यों में अभी तक समन्वय भी नहीं बन पा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा अलग अलग होने जा रही हैं और ये खुद समाजवादी पार्टी के ही सहयोगी दल भी चाहते हैं, मगर अब राज्यों के विधानसभा चुनाव में हारने के बाद अपनों के सितम से परेशान कांग्रेस भी लग रही है। इंडिया गठबंधन के सभी साथी चाहते हैं कि शीघ्र ही सीटों का बंटवारा तय हो और जो दूसरे मुद्दे हैं रणनीति पर वो सारी चीजें फाइनल हो। तो कांग्रेस पार्टी भी उस पर काम कर रही है। हमारी बैठकें लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की चल रही हैं और जो केशव देव मौर्य जी कह रहे हैं बिल्कुल सच है। हमको शीघ्र ही सीटों के बंटवारे की स्थिति स्पष्ट करके चुनाव में जाना होगा। कांग्रेस पार्टी उसको लेकर गंभीर है, हम तैयारी कर रहे हैं और शीघ्र ही आपके सामने आ जाएगा। वैसे तो चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई थी, लेकिन अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के साथ साथ कई नेताओं ने दूसरे कार्यक्रम तय होने का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया था। इधर बीजेपी नए जोश के साथ चुनाव की तैयारियों में इंडिया गठबंधन से आगे दिखना चाह रही है, मगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन को जबरदस्त झटका मिला है। आए दिन
कोई ना कोई नेता इस तरह के बयान दे ही देता है। खास तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच रिश्तों में आई तल्खी के बाद तस्वीर साफ नहीं हो पा रही कि अब आगे की रणनीति उत्तर प्रदेश में क्या होगी। इस बीच सपा के सहयोगी महान दल के मुखिया केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव को बड़ी सलाह देकर एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। गाजियाबाद के NH 9 पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि वेब सिटी थाना क्षेत्र में हापुड़ से दिल्ली की ओर जा रही पनीर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर उस पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल को उपचार के लिए भर्ती करा दिया। खबर रायबरेली से है, जहां एक बड़ा हादसा हो गया है। बता दें कि कार और डंपर की टक्कर में कार सवार 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे आईजी और डॉक्टर राकेश सिंह और एसएसपी ने शवों को जल्दी कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से दोनों गाड़ियों में लगी आग को बुझाया है। मामला भौजीपुरा थाना क्षेत्र के हाईवे का बताया जा रहा है। भौजीपुरा के पास में हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ है। बड़ी दुखद घटना है और दुर्घटना इसमें हुई है। इसमें एक अर्टिगा गाड़ी, जो बताया जा रहा है कि एक लॉन से अपने घर पे जा रही थी शादी अटेंड करके, वो अपना साइड छूट करके दूसरे साइड में पहुंची हुई है। टायर के मार्क यहाँ पे दिख रहे हैं और सामने आ रहे हैं ट्रक से, उसका डंपर से उनका टक्कर हुआ है और कुछ देर तक गाड़ी घिसी थी। उसके दौरान तत्काल आग लगने के कारण ये घटना हुई है, ऐसा लग रहा है। और गाड़ी सेंटर लॉक थी, तो आग लगने के कारण जो अंदर लोग थे उनकी मृत्यु हुई है। अभी तक जो बॉडीज को निकाला गया है तो 7 एडल्ट और 1 स्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, यह हादसा कैसे हुआ? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो हादसा हुआ है, कल दर्दनाक हादसा हुआ है देर रात। जो अर्टिगा कार है वो डंपर से टकरा गई, जिसमें 8 लोगों की जलकर ऑन द स्पॉट मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कि 7 लोग इसमें बड़े थे और एक बच्चा भी बताया जा रहा है। ये बता दें कि एक शादी समारोह से बताया जा रहा है कि ये लोग शामिल होकर वापस बहेड़ी जा रहे थे, बरेली से जा रहे थे। जैसे ही भोजीपुरा थाना क्षेत्र में पहुंचते हैं, वैसे ही बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में जो थी ये अर्टिगा कार, जैसे उसका आगे का टायर फटता है तो वो दूसरी साइड में चली जाती है और सामने से आ रहे डंपर से जबरदस्त टक्कर हो जाती है। ये भी बताया गया है राहगीरों के द्वारा कि रात में इतनी तेज आवाज थी कि जो आसपास के घर वाले थे वो सब रोड पे आ जाते हैं, वो बचाव कार में लग जाते हैं। जैसे ही ये सूचना आईजी और एसएसपी को पता चलती है, वो दोनों अधिकारी मौके पे पहुंच जाते हैं और बॉडी को तत्काल आगे फायर ब्रिगेड से बुझवा के उसको बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। तो आग इतनी भयानक थी कि उनको निकालने का मौका तक नहीं मिला, सनी? जी, मैं आपको बता दूं कि आग जो थी वो बताया जा रहा है कि गाड़ी भी लगभग 100 के स्पीड से आगे थी और सामने से डंपर भी जो था वो भी स्पीड में आ रहा था। दोनों ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि आग बहुत बड़ी थी और जब तक फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंचती तब तक तो वो लोग अंदर जलकर उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग लगी हुई गाड़ी से बॉडियों को बाहर निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो क्या डंपर में भी आग लगी थी? जी, जब दोनों गाड़ियां आपस में टकराई हैं और डंपर ने काफी मीटर तक उस गाड़ी को खचेड़ा है, कार को खचेड़ा है, जिसके बाद में डंपर के टायरों सहित पूरे केबिन में आग लग गई और ये बताया जा रहा है डंपर का ड्राइवर अभी फरार है, क्योंकि डंपर के अंदर कोई भी बॉडी नहीं मिली है। ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है ड्राइवर को। जी, पुलिस का यही कहना है कि पूरी तरह से विधिक कार्रवाई की जा रही है और गाड़ी के चेसिस नंबर और गाड़ी के नंबर से उसकी सूचना प्राप्त करी जाएगी कि ड्राइवर कौन था और कहां से कहां जा रहा था। ठीक है सनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बलिया से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां श्रीनाथ बाबा मठ के सरोवर में एक कार अनियंत्रित होकर सरोवर के अंदर चली गई, जिसके बाद कार सरोवर में तैरती हुई नजर आ रही थी। हालांकि कार से एक युवक सरोवर में कूदकर तैरते हुए बाहर आ गया और दूसरा युवक कार के छत पर बैठ गया, जिसको लेकर लोगों ने उसकी मदद की और खींचते हुए किनारे पर लेके आए।
मथुरा में पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां संयुक्त कार्रवाई में 25,000 के इनामिया चोर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि चोर के पैर में पुलिस की गोली लग गई, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन में वाल्व लगाकर तेल चोरी करने गया था। तो वहीं पुलिस ने अभियुक्त के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की बरामद की है। खबर गाजियाबाद से है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवा रील बनाने की आड़ में मौत को दावत दे रही हैं। बता दें कि वायरल वीडियो में चलती कार से सर बाहर निकालकर स्टंट किया जा रहा है। वायरल वीडियो थाना इंद्रापुरम क्षेत्र, ग्राम कनावनी, पुस्ता रोड, अनाथ आश्रम के पास का बताया जा रहा है। गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी में 5 बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूट को अंजाम दिया। बता दें कि 2 बहनों को हथियारों के दम पर बंधक बना लिया गया और लूट को अंजाम दिया गया और घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। आज दिनांक 9/12/2023 को थाना ट्रॉनिका सिटी को चांदनी डाटाराव राजकुमार वर्मा द्वारा एक सूचना दी गई कि शाम को करीब 5 बजे जब वो घर पर हो तथा उसकी बहन मानसी घर पे अकेली थी, तो एक 40 से 45 वर्ष का एक व्यक्ति गेट पे आता है तथा वह गेट पर सामने वाले प्लाट के बारे में पूछता है। तो चांदनी द्वारा बताया गया कि उसकी छोटी बहन मानसी जाके गेट खोलती है उसके कहने पे, जिससे एक व्यक्ति अंदर आता है और उसके पीछे पीछे 2 व्यक्ति और आते हैं, जिसने चांदनी को बंधक बना दिया जाता है तथा बंधक बनाकर उसे घर में रखे हुए लगभग 1.5 लाख रुपए तथा उसके कुछ आभूषण लूट कर लेके चले गए। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद में जल शक्ति, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कार्यक्रम में पहुंचे। बता दें कि उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत किया और संबोधन दिया और कहा कि डबल इंजन की सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है। मोदी जी, योगी जी के राज में रोजगार मिल रहा है। तो वहीं इसी के बीच एक पत्रकार ने सवाल पूछा, हर घर जल जो सरकार की योजना है धरातल पर नहीं दिख रही है, कहां तक पहुंचा? तो सवालों का जवाब देते हुए स्वतंत्र देव सिंह असहज नजर आए और कहा, दिक्कतें है, काम होगा। राज्य के अंदर कानून का राज होने के कारण और सब समस्या का समाधान वन विंडो सिस्टम होने के कारण कंपनियां भी बड़े पैमाने पर कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं और नौजवानों को रोजगार दे रही हैं। आज भी यहाँ जो बृहद मेला का आयोजन हुआ है, इसमें भी अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिस लोगों को जॉब मिला है, ऐसा मैं पूछा अभी जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, ऐसे 500 युवाओं को इस स्थल पर अभी दिया है। बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां सलेमपुर पुलिस और 25,000 के इनामी के बीच में मुठभेड़ हो गई। बता दें कि एसटीएफ नोएडा और सलेमपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गोली लगने से इनामी बदमाश घायल हो गया, जिसको घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि इनामी बदमाश में 10 मुकदमे दर्ज है। तो वहीं इनामी बदमाश के कब्जे से एक कार, तमंचा, खोखा, एक कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही बता दें कि बदमाश 19 सितंबर को सलेमपुर थाना क्षेत्र में हुए सागर हत्याकांड का आरोपी है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।